जो पुस्तक है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी का, इसकी पहली वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसी ही वीडियो और आपको मिलेगी। इसमें अब आपका जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आएगा जी, ये संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण और संचार किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं, और संप्रेषण को विस्तारित रूप से व्याख्यात कीजिए या मूल्यांकन कीजिए। मैंने यहाँ पे संप्रेषण स्टार्ट किया और संचार, दोनों को अलग अलग दिखाया है। सबसे पहले संप्रेषण है क्या? संप्रेषण को कम्युनिकेट करना है, यानी कम्युनिकेशन कह सकते हैं। यहाँ कहते भी हैं, देखिए, बात विचार, यानी कि जो हम बोलना चाहते हैं, जो हमारी बात है, जो हमारी भावनाएं हमारे विचारों के रूप में उपजी हैं, निकल रही हैं, हम जो सोच रहे हैं उसको एक सम्यक रूप में, सम्यक मतलब जैसा मैं सोच रहा हूं ठीक उसी प्रकार से आगे पहुंचाना। तो मैंने डाला है सम्यक रूप से आगे बढ़ाना। ठीक है, यानी कि मैं जो सोच, मेरा जो विचार है मैं आगे तक पहुंचाना चाहता हूं संदेश के माध्यम से, जो ठीक उसी प्रकार से आगे पहुंचा दूं, क्योंकि अर्थ बदल सकते हैं। इसलिए सम्यक शब्द जरूर आपने इसमें डालना है। एक सम्यक रूप में बात और विचारों को आगे पहुंचाना ही संप्रेषण है। संप्रेषण को इंग्लिश भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। अगर लैटिन वर्ड लें, लैटिन शब्द में इसको कम्युनस बोला गया है। क्या बोला गया? कम्युनस। अब बात आती है, ये कम्युनस यानी कि संप्रेषण को तीन भागों से समझा जा सकता है। उसमें तीन तत्व, तीन प्रकार और तीन तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के। पहला होता है टू शेयर, टू ट्रांसलेट और टू एक्सचेंज। आपने जैसा है यही लिखना है। टू शेयर का मतलब क्या होता है? भागीदारी, यानी श्रोता और वक्ता। श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला। वक्ता वह व्यक्ति है जो अपने विचार और बात को ना श्रोता तक पहुंचाना चाहता है। तो उसे क्या करना है? अपने संदेश को, अपने विचारों को संदेश के माध्यम से उस तक पहुंचाना है। वह क्या कहलाएगी? भागीदारी। अब टू ट्रांसलेट यानी कि स्थानांतरण, यहाँ से वहां पर पहुंचना। और तीसरा है टू एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान। ठीक है, बंद करो यार, क्या हो गया? तो कम्युनस को तीन प्रकार से है ना समझा जा सकता है, जिसमें से पहला वर्ड आता है टू शेयर, दूसरा आता है आपका टू ट्रांसलेट और तीसरा आता है टू एक्सचेंज। टू शेयर जो है वो एक तरीके से भागीदारी है। मैंने यहाँ पे वक्ता और श्रोता की बात करी है। भावों विचारों को है ना एक दूसरे तक पहुंचाना, ये भागीदारी है। स्थानांतरण पहुंचाने ही बोल सकते हैं ये। और यहाँ पे टू एक्सचेंज जो है वो आदान प्रदान, यानी भावनाओं का आदान प्रदान होना, या भावनाओं के एक जगह से दूसरी जगह जाना। और यहाँ पर भागीदारी यानी परस्पर संबंध स्थापित हो, जिसमें है ना विचारों और भावनाओं को जो है एक दूसरे तक शेयर किया जा सके। तो इन तीन चीजों की क्रियात्मक इकाइयों का एक संक्षिप्त रूप जो है उसे हम संप्रेषण के रूप में यानी कम्युनिकेशन के रूप में जानते हैं। अब बात आते हैं संप्रेषण के तत्व क्या है। तत्व, अगर तत्व भी इसी में डालना है, तत्व क्या होते हैं? सीधे से संप्रेषण के तत्वों की व्याख्या कीजिए, ये भी आ सकता है प्रश्न। तो तत्व जो है वो आपके होते हैं, नंबर 1 संप्रेषण, दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है माध्यम, चौथा है ग्राही और पांचवा है फीडबैक। आप ऐसे भी निशान बनाकर ये एक डायग्राम दिखा सकते हो। तत्पश्चात है ना इनमें से है ना प्रत्येक को एक हेडिंग बनाकर भी समझाया जा सकता है। इस प्रकार से इसको लेंथी किया जा सकता है। संप्रेषण के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। और इसके बाद आता है संदेश। संप्रेषण यानी भावना को एक कोड देना और फिर उसको संदेश माध्यम से आगे पहुंचाना। किसी एक माध्यम तरीका यूज करेंगे कि वो जाएगा कैसे। वो तरीका है ना आधुनिक है, परंपरागत भी है। परंपरागत तरीके में हम है ना क्या कहते हैं? लोक नाट्य, लोकगीत है ना, और नुक्कड़ नाटक है। कई ऐसे माध्यम थे जिनके माध्यम से हम क्या करते थे? संप्रेषण भावनाएं तैयार करते थे और उन्हें एक संदेश माध्यम बनाते थे। फिर हम उनका एक माध्यम तरीका नाटक के जरिए से आगे पहुंचाते थे। फिर ग्राही उसे यानी जिससे तक पहुंचाना, प्रचार प्रसार करना होता था, वहां तक वह संदेश पहुंचता था, माध्यम का जरिया बनता था। बाद में उसका क्या होता था? जो लोग उसका अनुसरण करते थे, समझते थे, डिकोड करते थे। डिकोड क्या है? यहाँ पे तो कोडिंग की है मैंने, यानी कि अपनी भावनाओं को एक रूप, मूर्त रूप दिया है, कोडिंग की है। यहाँ पर डिकोडिंग होती है, यानी कि उसे समझा जाता है। किसी व्यक्ति ने मुझसे कुछ बोला,
तो उसने अपने विचारों को एक रूप दिया, वो रूप मेरे पास आया, वो जैसे भी दिया उसने। अब उसके बाद मैं उसे समझूंगा यानी डिकोड करूंगा। फिर उसके बाद डिकोड करने पर फिर मेरी प्रतिक्रिया कैसी होगी? प्रतिक्रिया आपकी है ना निगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है, इसलिए इसी प्रतिक्रिया को फीडबैक के रूप में जाना जाता है। फीडबैक का आखिरकार अर्थ क्या निकलता है? फीडबैक का अर्थ होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि और इसकी एक प्रतिक्रिया निकलती है। प्रतिक्रिया के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार यानी कि आवश्यकता है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है और कम्युनिकेशन को आगे फिर बढ़ाया जा सकता है। कम्युनिकेशन फिर आगे बढ़ जाएगा यानी कि भागीदारी फिर प्रारंभ हो जाएगी। जो श्रोता है वो वक्ता बन सकता है, जो वक्ता है वो श्रोता बन सकता है, क्योंकि एक ए अगर वक्ता है तो बी श्रोता है और जिस समय ये है ना वक्ता बन जाएगा तो ये श्रोता होगा। तो इस प्रकार से संप्रेषण अपनी पूरी भूमिका निभाता है। संचार की बात आती है तो संचार जो है वो चर धातु से बना है और चर धातु इसमें अर्थ क्या होता है? बात और विचार को आगे पहुंचाना, इसे संचार कहते हैं। और इन बात और विचारों का प्रचार प्रसार करना भी जो है संचार के माध्यम से होता है। संचार के माध्यम से क्या होता है? ज्ञान की जानकारी दी जाती है। ज्ञान की जानकारी आप जानते होंगे, संचार मीडिया यानी कि कोई भी जानकारी है वो हमारे किसी एक व्यक्ति विशेष तक ना के समुचित संगठन में, ग्रुप में या फिर ना लोगों तक है ना पहुंचती है। सभी लोग उस चीज का इसकी अनुभूति करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये ज्ञान की जानकारी के रूप में संचार जो है आगे प्रचार और प्रसारित किया जाता है। चर धातु से बना है। अगर इसके तत्व की बात की जाएगी, यहाँ पे मैंने संप्रेषण के भी तत्व बताए, तत्व याद रखिएगा। यहाँ पे संचार के तत्व है, नंबर 1 संदेश भेजना, दूसरा है संदेश और तीसरा है ग्राही। सेम इसी की तरह इसका भी अर्थ लिखा जाएगा। संदेश भेजने वाला संप्रेषक, संप्रेषक के बारे में आप जानते ही हैं, संप्रेषण करने वाला संप्रेषक कहलाता है। और वो करेगा क्या? क्या जो संदेश है उसे भावनाओं को एक कोडिंग अवस्था प्रदान करेगा और वह स्थानांतरित होकर आगे पहुंचेगी, तब वो ग्राही के पास यानी कि ये आपका श्रोता है। श्रोता ग्राही यहाँ पे लक्ष्य होता है कि हमें अपने ज्ञान की विषय वस्तु को समुचित रूप से आगे प्रसारित करना है और जहाँ पे वो प्रसारित होकर जहाँ पहुंचेगी वह ग्राही यानी कि लक्ष्य हमारा पूरा हुआ। तो संचार के लिए ये पूरा प्रोस्पेक्टम मैंने तैयार किया है, एक प्रोसेस है जो आपकी किताब के द्वारा दिया गया है और ये है संप्रेषण के द्वारा। अब इसके आगे मैं कुछ और भी इसी में ऐड करता हूँ। संप्रेषण और संचार के बारे में मैंने बताया। संप्रेषण और संचार जब कहीं पे भी है ना कुछ भी इससे संबंधित आ रहा है ना तो उतना तो लिखना ही है। अब मैंने बात कर रहा हूँ डॉक्टर सुशील त्रिवेदी द्वारा संप्रेषण की व्याख्या किस प्रकार से की गई है। तो सुशील त्रिवेदी क्या कहते हैं, उन्होंने ना 2 डायग्राम दिए हैं। देखो, प्रेषक, संदेश और संदेश ग्राही, ठीक इसी प्रकार से आपको बनाना भी है। और दूसरा एक डायग्राम दिया गया, इसमें प्रेषक है, संदेश है, माध्यम है, ग्राही है, प्रभाव है। मैंने इससे पहले जो डायग्राम बनाया ना उसमें भी मैंने यही बोला था कि जी कोडिंग, संदेश, माध्यम, तरीका कैसे, जब है ना प्राप्तकर्ता को ये प्राप्त होगा तो उसका प्रभाव यानी कि फीडबैक क्या होगा। तो ये इनमें ना आप वही बातें इनमें भी लिखेंगे और ठीक इसी को अगर हम संक्षेप कर दें तो देखिए ये पॉइंट जो है इन दोनों को इसको ले लेते हैं। संदेश ये हो गया, संदेश ग्राही ये हो गया, माध्यम इसमें नहीं डाला गया। तो सुशील त्रिवेदी ने अपना एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ के अंतर्गत उसमें आपकी किताब में लिखा हुआ भी है। बाय द वे मैंने भी संप्रेषण के बारे में जितना बताया ना, संप्रेषण है क्या कि यहाँ पर है ना संप्रेषण एक संप्रेषक के द्वारा उपजा हुआ बात और विचारों का एक अनुभूति है जिसे हम संदेश के रूप में आगे पहुंचाते हैं और वो जिस तरीके से पहुंचाई जाती है वह माध्यम कहलाता है और प्राप्तकर्ता जो है वह ग्राही होता है। ग्राही क्या करता है, उसको अपना फीडबैक देता है। वह फीडबैक जो है वो प्रतिपुष्टि के रूप में जानी जाती है। वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से हो सकती है, फिर उस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस सुशील त्रिवेदी में आप इतना लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ संप्रेषण के महत्व। देखो, संप्रेषण और संचार क्या है, भेद क्या है, वो पहले में हो गया। इसके बाद है ना सुशील त्रिवेदी क्या है, अब मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं उसके अंतर्गत ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद ना चौथा पॉइंट देता हूं, महत्व। संप्रेषण के महत्व क्या है, तो संप्रेषण के जो महत्व मैंने बताए हैं जी, पहला महत्व है व्यक्तिगत जरूरत, दूसरा महत्व है व्यक्तिगत संबंध और तीसरा है सूचना, चौथा है आपस में बातचीत, पांचवा है आग्रह
और छठा है मनोरंजन। ये इसके है ना महत्व हैं, महत्व मैंने लिख दिए हैं। डिट्टो ऐसे ही याद कर लो, इन्हीं को है ना हेडिंग बना सकते हैं। इनमें लिखना क्या है उनको मैं है ना चंद शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, व्यक्तिगत जरूरत, देखो संप्रेक्षण व्यक्तिगत जरूरत के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर दिनचर्या देखें या डेली का जो हमारा है ना एक दूसरे के बीच में या फिर है ना समाज में या परिवार में दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ना अक्सर संप्रेक्षण के माध्यम से ही भावों का आदान प्रदान होता है। इसलिए व्यक्तिगत जरूरत भी है ये हमारी। इसमें क्रमशः दिनचर्या है, खाने पीने की बातें हैं, प्रेम है, लोगों के प्रति सेवा भाव है। इन सबको हम कैसे है ना भावनाओं को एक से दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर सकते हैं। जो उसको स्थानांतरित करने के लिए संप्रेक्षण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पहला तो महत्व संप्रेक्षण का आ गया है व्यक्तिगत जरूरत जी। दूसरा हो गया व्यक्ति संबंध। संबंध में क्या होता है कि अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि हम अपना संबंध किसी अन्य व्यक्ति से जब भी है ना अच्छे, मधुर और इसके विपरीत भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। वो संबंध जो है स्थापित करने के लिए बातचीत अनिवार्य है। बिना बातचीत के संबंध कैसे स्थापित होगा? जैसे पिता पुत्र के बीच में एक रिलेशन है, वो पिता और पुत्र के बीच में रिलेशन जो है वो कितना मधुर है या कैसा है, वो कैसे बिना बातचीत के नहीं है संपन्न। बातचीत भी दूसरा महत्व है, यानी कि इसी की तरह मिलता जुलता शब्द लगता है आपका व्यक्ति संबंध। यहाँ पे व्यक्ति की है, यहाँ पे व्यक्तिगत जरूरत है, यानी पर्सनली एक डिमांड है कि हमें है ना संप्रेक्षण करना है, तभी समाज में हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के भावनाओं की अनुभूति कर सकते हैं। ये व्यक्ति संबंध है। अब व्यक्ति अब संबंध कैसे अन्य लोगों से अपने स्थापित करता है, उसके लिए इसका दूसरा महत्व है। तीसरा है सूचना। सूचना, चलिए कोई सूचना है जिसको हमें सार्वजनिक करना है या व्यक्तिगत तरीके से किसी एक विशेष व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो सूचना क्या है? संप्रेषण के माध्यम से ही कोडिंग करके डिकोडिंग करने के लिए ग्राही तक पहुंचाई जाती है। तो संप्रेषण का तीसरा महत्व जो है वो सूचना है। और सूचना में बाल्यावस्था से ही ये सूचना चालू हो जाती है। जैसे कि बच्चा एक शिशु है, परिवार में ही उसको सूचनाएं मिलती हैं। सूचना उस परिवार के सदस्यों द्वारा उसे पहुंचाई जाती हैं। और फिर उसके बाद है ना उसे सूचना कहाँ से मिलती है? परिवार से बड़ा क्षेत्र यानी कि समाज आता है उसके आगे, फिर समाज से सूचनाएं वो ग्रहण करता है। इसके बाद स्कूल, बाहरी प्रांगण वगैरह आते हैं, फिर राष्ट्र आता है, राज्य आता है, यानी कि कुल मिलाकर जब बच्चा शिशु अवस्था से बड़ी ग्रोथ लेता है, किशोरावस्था, युवावस्था तक पहुंचता है, फिर उसके बाद है ना उसके अंदर एक ज्ञान का भंडार उपजता है या स्वयं अर्जित करता है। तो वो किस प्रकार से अर्जित करता है? सूचनाओं के माध्यम से। सूचना एक तीसरा संप्रेषण का मुख्य केंद्र बिंदु है। तो हमने यहाँ पे ना 3 महत्व बता दिए। चौथा है आपस में बातचीत। अक्सर हमने देखा है छोटी छोटी सी पार्टियां होती हैं, 4 मित्र आपस में बैठते हैं, 4 ना समान आयु के वर्ग के लोग एक साथ बैठते हैं, तो आपस में क्या करते हैं? कुछ गप भी मारते हैं। तो गप वर्ड आपकी पुस्तक में ही यूज किया गया है। आपस में बातचीत के रूप में भी संप्रेषण एक महत्व भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण, इसलिए ये एक हमारा चौथा महत्व हो गया जी। 5वां है आग्रह। आग्रह जानते हैं? आग्रह को हम कह सकते हैं कि आज का समय तो है ना एडवर्टाइजमेंट का है। हर कोई है ना अपना है ना प्रोडक्ट है उसे बेचना चाहता है। कोई अपने विचारों को है ना जो है लोगों तक पहुंचाना चाहता है, या फिर यूं कह सकते हैं किसी एक चीज की है ना जानकारी इसलिए कि कमर्शियल हो जाए, आर्थिक स्थिति आर्थिक जोन में आ जाए, ये कुछ किया जा सके। तो विज्ञापन वर्ड आपने देखा होगा, समझते होंगे विज्ञापन के बारे में। तो विज्ञापन के रूप में क्या है? आग्रह किया जाता है। जबरदस्ती कोई है ना विज्ञापन में ये नहीं कहना आने ही पड़ेगा जी, ऐसा करना ही पड़ेगा जी, आपको लेना ही पड़ेगा जी, बैंक के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं। विज्ञापन आग्रह के रूप में एक महत्वपूर्ण क्रिया है संप्रेषण का, यानी महत्व ही आपका 5वां। और जी छठा है मनोरंजन। मनोरंजन यानी कि मनोरंजन का माध्यम भी संप्रेषण है। अच्छा, संप्रेषण नहीं होगा तो मनोरंजन कैसे करेंगे? मूक होके, यानी शांत होके, बिल्कुल कोई आवाज नहीं आएगी। हालांकि है ना हमारे पास संप्रेषण की बात आती है तो लिखित, अलिखित और चिन्ह के रूप में भी संप्रेषण किया जा सकता है, पर मनोरंजन के लिए माध्यम जो है, मनोरंजन का माध्यम भी संप्रेषण है। तो व्यक्तिगत जरूरत, व्यक्तिगत संबंध, सूचना, आपस में बातचीत, आग्रह और मनोरंजन, इनके बारे में आप विस्तार से लिखकर संप्रेषण के महत्व दर्शा सकते हैं। अब आती है बात हैरोल्ड डी लॉसवेल 1948 में उनके द्वारा संप्रेषण के विषय में क्या व्याख्या की गई है। ये अलग से ही प्रश्न बन सकता है, अलग से भी अगर प्रश्न बन सकता है संप्रेषण के बारे में जो जानते हैं।
वो लिखिए, जो आपको आता है वो लिखिए, पर इनके द्वारा जो संप्रेक्षण में क्या बोला गया वो जरूर लिखिएगा। वो है कौन, क्या, किस माध्यम से, किसको, कितने प्रभाव से। ये चीज नहीं है इंपॉर्टेंट, ये चीज तो मैंने इसलिए डाली है कि उन्होंने इन चीजों को समझाने के लिए आगे ये जोड़ दिया, कहता है, कहता है, कहता है, कहता है और कहता है। यानी कि कौन कहता है पहचानिए, तो वो संप्रेक्षक हो गया। क्या कहता है, यानी कि उसका विचार और भावना हो गई, जिसको वो कोडिंग करता है। किस माध्यम में कहता है, ये संदेश हो गया। तो किस माध्यम, यानी कि वह तरीका क्या है, किस माध्यम में कहता है। किसको कहता है, तो किसको कहता है यानी कि ग्राही हो गया, वह जहां लक्ष्य था, जहां पर हमें अपनी कोडिंग जो संदेश है उसको पहुंचाना था। कितने प्रभाव से कहता है, ये हमारा फीडबैक में आ गया, प्रतिपुष्टि होगी। तो देखो उन्होंने भी है ना कुल मिला के यही चार्ट पूरा कर दिया, पर तरीका क्या है, तो वो तरीका ही जो है अलग करता है संप्रेक्षण को परिभाषित करते हुए। ये जिसने बोला उनका नाम है हैरोल्ड डी लॉसवेल, 1948 संप्रेक्षण की व्याख्या। तो इस प्रकार से है ना संप्रेक्षण से संबंधित मैंने यहाँ पे पूर्ण जानकारी दी है। संप्रेक्षण के आयाम, आयाम क्या है, आयाम को हम दृष्टिकोण के रूप में समझ सकते हैं, यानी कि संप्रेक्षण को समझने का तरीका, संप्रेक्षण को देखने का तरीका। तो संप्रेक्षण को हम है ना, एक तो ये तरीका है सूचना संग्रहण और प्रसार के रूप में देखते हैं, सूचना विश्लेषण के रूप में और सामाजिक मूल्य ज्ञान का प्रेक्षण के रूप में। इन्हीं तीन रूपों में हम संप्रेक्षण को विस्तारित रूप से समझते हैं। अब बात आती है सूचना संग्रहण और प्रसार। देखो आपकी किताब में भी साफ लिखा है कि सूचना संग्रहण एवं प्रसार के रूप में है ना कोई व्यक्ति विशेष सार्वजनिक रूप से अपने विचारों को फैलाता और प्रसारित करता है। कोई एक व्यक्ति हाँ नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए सुव्यवस्थित ढंग से अपने विचारों को कोडिंग करते हुए और बेफजूल की बातों से बचते हुए लोगों तक जानकारी कैसे, भूस्खलन की जानकारी पहुंचाना, आपदा से संबंधित, कृषि संबंधित उपयुक्त जानकारी कृषकों तक पहुंचाना, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा है ना देश हित से संबंधित कोई एडवाइजरी जारी करना। ये समस्त क्या है, ये सूचनाएं तो हैं, और इन सूचनाओं को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, इसके बाद प्रसारित कर दिया जाता है। सूचना विश्लेषण, हमें सूचनाएं मिलती हैं विभिन्न जगहों से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशनों को हम क्या करते हैं, आपस में समायोजित करके विश्लेषित करते हैं। एनालाइज करना है कि जी है ना भाई कितना तथ्य उसका सही है, कितना तथ्य उसका गलत है, किस तथ्य पर कौन सा तथ्य किस लक्ष्य पर पहुंचाने की अनुभूति हमें करा रहा है, लक्ष्य हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। विश्लेषण यानी कि ये बहस का मुद्दा है, ये बहस को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारी सूचनाओं को सार्वजनिक हित के रूप में प्रसारित करने के लिए पॉइंट है। और ये सामाजिक मूल्य ज्ञान का प्रेक्षण, आखिरकार हम क्या करते हैं, संप्रेक्षण प्राप्त करने के बाद संप्रेक्षण के माध्यम से हम अपने अंदर मूल्य और ज्ञान को विकास और वृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। तो प्रेक्षण सामाजिक मूल्य और ज्ञान का प्रेक्षण के रूप में संप्रेक्षण एक आयाम के रूप में देखा जाता है। तो इसमें हम किनके बारे में, सूचनात्मक हमें है ना मूल्य और ज्ञान की अनुभूति होती है, हम सूचनात्मक तरीके से, प्रेरणात्मक हमें प्रेरणाएं प्राप्त होती है, शिक्षात्मक शिक्षा की जानकारी होती है, शिक्षा का गहन अध्ययन प्राप्त करते हैं, शिक्षा के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं, उन्मुख होते हैं और विकास प्राप्त करते हैं, विकासशील होते हैं। यहाँ पे मनोरंजनात्मक हमारे कुछ मनोरंजन की अनुभूतियां भी जो है एक सामाजिक मूल्य ज्ञान के दृष्टिकोण से फलित होती हैं। संप्रेक्षण के आयामों में ये आता है, ठीक है। अब इसके बाद है नाम संप्रेक्षण एक विश्लेषण विवेचन के रूप में, संप्रेक्षण एक विवेचन के रूप में बताने की कोशिश करते हैं और उसके कार्य बता देते हैं। कार्य के बाद हम आगे के ना वीडियो में और जानकारियां देते हैं।